अभय आज 2 साल बाद अपने गांव शिवहर लौट रहा था। वो काफ़ी खुश था अपने गांव लौटकर। जब से बैंगलोर में उसकी जॉब इंटरनेशनल कंपनी में लगी थी, उसे अपने गांव आने का मौका ही नहीं मिलता था। पर माँ बाबा के काफ़ी जिद करने पर वो ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आ रहा था, वो भी बिना माता पिता को बताए। वो अपने माता पिता को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए अपने आने की खबर उन्हें नहीं बताकर अपने एक दोस्त को बताया जो उसी गांव के आसपास रहता था। बिहार के पटना जिले के एयरपोर्ट पर उतरकर वो एक लोकल बस लेकर अपने गांव के लिए निकल गया। करीब 4 घंटे के सफ़र के बाद उसका गांव तो आ गया, पर घर तक जाने के लिए उसे पैदल ही जाना था, क्योंकि उस गांव के रास्ते बहुत संकरे थे। इसलिए अभय बस से उतरकर गांव की पगडंडियों पर चलकर जाने लगा। उस पगडंडियों पर चलकर उसे अपने बचपन के बिताए सुनहरे पल की याद आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगता है कि तभी कुछ बाइक सवार आते हैं और अभय के चेहरे पर तौलिया डालकर उसे अगवा कर लेते हैं। फिर उसे एक अनजान जगह पर ले जाया जाता है और उसे एक अंधेरे कोठरी में धक्का मारकर आगे से दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। आँख से पट्टी हटाने के बाद वो बंद कमरे को देखता है और दरवाजे को पीटने लगता है। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों बंद किया गया है? कुछ तो बताओ। वो चीख चीख कर बोल रहा था, पर उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वो गुस्से से वहीं लगे कुर्सी पर अपना पैर मारने लगता है। फिर उसे मोबाइल फ़ोन का याद आता है। वो तुरंत अपने पॉकेट में हाथ डालता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। मोबाइल फ़ोन नहीं मिलने पर वो फिर से गुस्से से चीख पड़ता है, ब्लडी बास्टर, फ़ोन भी ले गए अपने साथ। फिर गुस्से से वहीं लगे कुर्सी पर बैठ जाता है और खुद से बातें करने लगता है। कौन है ये लोग और मुझे ऐसे अगवा करके यहाँ क्यों लाए हैं? समझ नहीं आ रहा, आखिर ये लोग मुझसे चाहते क्या है? माँ बाबूजी का आज तक किसी को से कोई झगड़ा तक नहीं हुआ, फिर दुश्मनी किसी से कैसे हो सकती है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी मन में ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है और एक लंबा चौड़ा काला आदमी आता है और उसके सामने खाने का प्लेट रखकर जाने लगता है कि तभी अभय कहता है, मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाला जाता, और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है ये भी बताओ। और तुम लोग कौन हो? मुझे ये सब जानना है अभी। ऐसा कहकर अभय जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ भागने लगता है कि तभी वो आदमी अभय को खींचकर कुर्सी पर जोर से बैठा देता है और कहता है, यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है, इसलिए फालतू का मेहनत मत करो और चुपचाप खाना खाओ। ऐसा कहकर वो आदमी वहाँ से बाहर चला जाता है और कमरे के दरवाजे को फिर से बंद कर देता है। अभय गुस्से से लाल पीला हो जाता है, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए चुपचाप वही कुर्सी पर बैठ जाता है। उसे 4 दिनों तक ऐसे ही बिना किसी कारण बताए कमरे में बंद रखा गया। हर दिन ऐसे ही कोई न कोई आकर खाना पानी देता और दरवाज़ा बंद करके चला जाता वहाँ से। अभय भी हर बार आने वाले लोगों से यही सवाल पूछता कि क्यों उसे यहाँ इस तरह बंदी बना कर रखा गया। उसके सवाल का सिर्फ इतना ही जवाब मिलता कि वक्त आने पर कारण भी पता चल जाएगा। खैर, अब ऐसी स्थिति में अभय के पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि तभी 5वें दिन उसके कमरे का दरवाज़ा फिर से खुलता है और सामने से एक आदमी आता है और उसे दूल्हे का कपड़ा देता है।
फिर उसे कहता है, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। अभय दूल्हे का कपड़ा देखकर गुस्सा हो जाता है और दूल्हे का कपड़ा लेने से मना कर देता है और कहता है, मैं ये नहीं पहनूंगा। देखो, तुम लोगों को जो भी इरादे हैं वो मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे यूँ तुम लोग किसी के साथ भी शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते, वरना मैं पुलिस में इसकी शिकायत कराऊंगा। इसलिए बेहतर होगा मुझे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो, वरना क्या जमाई बाबू, देखिए जैसा हम कहते हैं वैसा ही कीजिए, वरना आप 2 पैर पर नहीं 4 लोगों के कंधे पर सवार होकर यहाँ से जाएंगे। इसलिए फैसला सोच समझ कर कीजिएगा और ये पुलिस की धमकी अपने पास ही रखिए जमाई बाबू। प्यार से समझा रहे हैं, हमें बातें मत कीजिए, वरना अभय अभी भी वही बात दोहरा रहा था कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वरना और हाँ, मैं ये दूल्हे का कपड़ा किसी भी हाल में नहीं पहनूंगा और ना ही शादी करूंगा। उसकी ऐसी जिद देखकर उस मुस्टंडो को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से अभय को मारने लगता है। अच्छा खासा पिटाई करने के बाद अभय को जबरदस्ती तैयार किया जाता है और उसे उस कमरे से निकालकर सीधा शादी के मंडप पर ले जाया जाता है, जहाँ पहले से ही कुछ लोगों का जमावड़ा था और मंडप पर दुल्हन सिर पर लंबा घूंघट डाले बैठी थी। अभय को जबरदस्ती उस लड़के के साथ बिठाया जाता है और जबरदस्ती हर रस्म कराया जाता है, उसके सिर पर बंदूक तान कर। मजबूरन अभय को भी इस रिश्ते में बंध जाता है। शादी के रस्म के बाद अभय को फिर से उसी कमरे में बंद कर दिया जाता है, पर उसे अकेले नहीं बल्कि उसकी नई नवेली दुल्हन के साथ। पर अभय अभी भी इस शादी को स्वीकार नहीं कर पाता है और इसलिए वो उस लड़की से एक दूरी बना कर रखा था। वो लड़की जिसका नाम रूप था, वो बार बार अभय के नज़दीक जाने की कोशिश करती, पर अभय उस अनपढ़ गंवार लड़की की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। खैर, रूप के काफ़ी कोशिश करने के बाद भी अभय उसे अपनाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। पर रूप के घर वाले किसी भी हाल में रूप को अभय को अपना बनाने के लिए उस पर दबाव डाला जा रहा था ताकि अभय से शारीरिक संबंध बना सके, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो उसके हाथ में था ही नहीं। ऐसा करते करते 10 दिन निकल गए। एक रात जब रूप सो रही थी तब अभय बालकनी से भागने की कोशिश भी किया, पर रूप के घर के बाहर के पहरेदारों ने उसे फिर से पकड़कर बंद कर दिया। अब तो अभय के सामने कोई रास्ता नहीं बचा था रूप को अपनाने के सिवा, क्योंकि अब तक उसके जीवन में सब कुछ बिगड़ गया था। उसका काम उसके हाथ से निकल रहा था, वो अपने परिवार से दूर हो रहा था। बस यही सोचकर मजबूरन उसने हालात के साथ समझौता करने का सोचा। इधर रूप के घर वाले भी अभय का बेहद ख्याल रखने लगे थे, जैसे किसी नए नवेले जमाई का ध्यान रखा जाता है। हर चीज की सुविधा दी जा रही थी ताकि किसी भी तरह अभय रूप को अपना ले और उसे अपनी पत्नी का दर्जा दे दे। खैर, देखते देखते शादी का 1 महीना गुजर गया और अब तक अभय के माँ बाबूजी तक भी शादी की खबर पहुंच गई थी। अभय के माता पिता इस खबर को सुनकर आग बबूला हो गए और पुलिस में जबरन शादी का केस दर्ज करवाने गए, पर पुलिस वाला शिकायत लिखने से मना कर दिया क्योंकि उसके पास पहले से ही अभय के हस्ताक्षर वाला शादी का कबूलनामा वाला चिट्ठी था। इसलिए अभय के माँ बाबूजी को वापस आना पड़ा। अब उन लोगों के पास भी इस रिश्ते को स्वीकारने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था, और वैसे भी उस गांव में न जाने कितने ऐसे रिश्ते थे जो इसी तरह जबरन स्वीकार किया जाता था।
खैर एक रात अभय को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने बेड पर से उठकर कमरे से बाहर निकलकर बालकनी में कुर्सी पर बैठ जाता है और सिगरेट निकालकर फूंकने लगता है। तभी वहाँ रूप आ जाती है। रूप को यूँ सामने देखकर अभय को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और इसलिए सिगरेट को बुझाने के बाद वापस कमरे में जाने लगता है कि तभी रूप अभय के हाथों से सिगरेट ले लेती है और वो भी सिगरेट का कस लगाने लगती है, जिसे देखकर अभय आश्चर्य से घूंघट में छुपी रूप को निहारने लगता है। आज पहली बार अभय रूप को देख रहा था और वो भी इस तरह, इसलिए वो आश्चर्यचकित था रूप की ऐसी हरकत पर कि तभी रूप चुटकी बजाकर अभय का ध्यान भटकाती है और कहती है, ऐसे क्या देख रहे हैं पति जी, मैं आपकी ही अर्धांगिनी हूँ जिसे अपना मानने को अब तैयार नहीं है। क्यों खा गए न धोखा पति जी इस नए अवतार को देखकर। फिर कुर्सी को खींचकर बैठते हुए कहती है, तो बताइए कैसा लगा सीधी सादी गांव की देहाती लड़की का यह नया अवतार। ऐसा कहकर रूप पहले अपने घूंघट को झटके से हटाती है, फिर अपने आंग में लपेटे साड़ी को अभय के सामने ही खोलने लगती है, जिसे देखकर अभय गुस्से से आग बबूला हो जाता है और फिर कहता है, अब ये क्या नाटक है अनपढ़ गंवार औरत। देखो मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, इसलिए अपनी ये हरकत यहीं बंद कर दो। इससे पहले भी रूप अभय को रिझाने की कई कोशिश कर चुकी थी, पर हर बार नाकामयाब रही। बस वही सब याद करके अभय उसके दबके भरे लहजे में कहता है, तुम्हारे इस दो कौड़ी के नौटंकी से मैं कोई पिघलने वाला नहीं। तुम्हें क्या लगा तुम सिगरेट पी लोगी और ऐसी ओछी हरकत करोगी तो मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। तो इस भ्रम में मत रहना, क्योंकि मुझे तुम जैसी गांव की अनपढ़ गंवार देहाती लड़की के साथ एक पल भी रहना मंजूर नहीं है। कभी खुद को आईने में देखा है? तुमसे अच्छी तो हमारे शहर की काम वाली बाई होती है, ठीकनी बौनी धोखेबाज माँ बाप की धोखेबाज लड़की। तुम लोगों ने क्या सोचा जबरन शादी करके तुम मेरा दिल जीत लोगी? तो मैं इस भ्रम में मत रहना, क्योंकि मैं इस जबरदस्ती की शादी को नहीं मानता। इसलिए अपनी ये नौटंकी बंद करो और मुझे यहाँ से जाने दो, मेरे यहाँ दम घुटता है। ऐसा कहकर अभय गुस्से से रूप को घूरने लगता है। अभय के ऐसे शब्द सुनकर रूप की आंखें गीली हो जाती है। बार बार अभय के मुंह से इस तरह के अपमानित शब्द सुनकर रूप का दिल भर आया था। वो भी इस तरह शादी नहीं करना चाहती थी, पर हालात से मजबूर थी। वो अपने माँ बाबूजी को और दुख नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो ऐसा करने को राजी हुई थी। पर अब बस वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अभय को इस घूंघट के पीछे छुपे रूप की सच्चाई बताने का निर्णय लिया। फिर रूप अपने बारे में बताती है, जी मैं भले ही गांव में पली बढ़ी हूँ, पर मूर्ख नहीं हूँ। वो तो हाइट कम होने की वजह से मेरी कहीं शादी नहीं हो रही थी। कितने घरों में मेरे रिश्ते की बात लेकर मेरे बाबूजी गए, पर हर जगह एक ही जवाब मिलता था, ना, जिसे सुनकर मेरे माँ बाबूजी एकदम टूट गए। उन्हें रह रहकर मेरी चिंता सताने लगी थी। फिर मेरे पीछे भी 3 और बहनें थीं, उसकी भी शादी की चिंता उन्हें परेशान करने लगी थी। और गलती से किसी घर में मेरा रिश्ता पक्का हो जाता तो वे लोग मुँह मांगा दहेज मांगते थे, जिसे देने में मेरे बाबूजी असमर्थ थे। ऐसे में एक ही उपाय दिखा जो हमारे आसपास के गांव में चला आ रहा था, जबरदस्ती की शादी। आपको पता है हमारे यहाँ
लोग बेटियों को जल्दी शादी करवा देते हैं या फिर ज़बरदस्ती लड़के को पकड़कर शादी करवा देते हैं, क्योंकि हमारे समाज में दहेज लोभी बढ़े पड़े हैं, जिसे अपने बेटे की शादी में मुंह मांगा दहेज चाहिए रहता है, जो अक्सर बेटियों के पिता देने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। बाबूजी कहीं भी जाते तो लड़के वाले भारी भरकम दहेज की मांग कर देते थे, क्योंकि मेरी हाइट एवरेज हाइट से कम है, इसलिए उनकी भरपाई करने के लिए उन्हें खूब सारा दहेज चाहिए था। ऐसे में बाबूजी को एक ही रास्ता सूझा, लड़के को जबरदस्ती पकड़कर शादी करवा दिया जाए। और ये तो हमारे गांव और आसपास के गांव की एक परंपरा बन गई है। जब भी किसी लड़की की शादी में कोई अड़चन आती थी तो उसके साथ यही होता था, जबरदस्ती लोग लड़के को पकड़कर शादी कर देते थे। देर सवेर सब ठीक हो जाता था। मेरी शादी भी यही सोचकर आपसे कराई गई थी। ऐसे मेरी शादी के बाद आपसे भी चली थी, पर आपके पिताजी ने दहेज में बहुत बड़ी रकम मांगी थी, जिसे देने में असमर्थ थे हमारे बाबूजी, और इसलिए आपके शहर आते ही आपको उठा लिया गया और मुझसे शादी करवा दी गई। अब आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है या मेरे बाबूजी की क्या गलती है? वो तो 4 बेटियों के बोझ से खुद दबे हुए हैं। ऐसे में उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। माना तरीका गलत था, पर करते भी तो क्या करते हैं, ऐसा कहकर रूप फूट फूट कर रोने लगती है। रूप की बात सुनकर अभय कुछ देर शांत हो गया। फिर उसने कहा, तो इतना ही था तो तुम लव मैरिज कर लेती, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और दहेज देने से भी बच जाते तुम्हारे माता पिता। और तो और इन सब में कम से कम मुझ पर तो कोई जाति नहीं होती ना। पिछले 2 महीने से मुझे इस घर में तुम्हारे साथ कैद रहना नहीं पड़ता। अभय की बात सुनकर रूप कहती है, अगर मैं लव मैरिज करती तो समाज में मेरे माता पिता का नाम खराब हो जाता, और फिर 3 बहनों का क्या होता। जी ये छोटा सा गांव है, यहाँ के लोगों की सोच भी वैसी ही है। ये लव मैरिज के खिलाफ हैं। हमारे गांव में लव मैरिज एक गुनाह है, जिसे किसी भी हाल में नहीं अपनाते हैं। अब आप ही बताइए, हमारे बाबूजी क्या करते? ऐसा कहकर रूप फिर से भावुक हो जाती है। रूप और उसके माता पिता की मजबूरी सुनकर अभय गंभीर हो जाता है, क्योंकि वो भी इस दहेज प्रथा के खिलाफ था। वह दहेज को एक कुप्रथा मानता था, क्योंकि इसी दहेज ने उससे उसकी चचेरी बहन की जान ले ली थी। अपनी औकात से ज़्यादा दहेज देने के बावजूद भी उसकी बहन के ससुराल वाले उस पर दहेज और लाने का दबाव डालते थे, और जब तक उनकी डिमांड पूरी होती गई तब तक वे उसकी बहन को ठीक रखे, और जैसे ही डिमांड पूरी होना बंद हो गया उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिए, और एक दिन उसे इसी दहेज के कारण मार दिया गया। बस अपनी चचेरी बहन के दर्द को याद करके अभय बिल्कुल शांत हो गया और सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया, क्योंकि रूप जैसी गंवार, अनपढ़ और बौनी लड़की से करीबी अभय को अब भी नामंजूर था। पर कहते हैं ना, जब तक आप किसी को जान नहीं लेते तब तक उसके लिए आपके मन में बनाए गलत धारणा ही होता है। अभय अब तक जो रूप को समझ रहा था वैसी नहीं थी रूप, बल्कि हर बार अपनी योग्यता को साबित करती थी। वो भले ही गांव में पली बढ़ी थी, पर उसका रहन सहन आज के पढ़े लिखे लोगों के जैसा था। वो बार बार अपने व्यवहार से ये साबित भी कर चुकी थी,
पर आज तक रूप अभय के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाई थी। खैर 2 महीने तक रूप के साथ रहने के बाद अभय को अब यह एहसास हो गया था कि अब उसे किसी भी हाल में रूप को अपनाना ही होगा, चाहे वो उसे अपनी पत्नी बनाकर रखे या नौकरानी। अभय के माता पिता को भी इस रिश्ते को मजबूरन स्वीकृति देनी पड़ी। सबकी राजामंदी मिलने के बाद रूप के घर वाले अभय को जाने की इजाज़त दे देते हैं। अभय न चाहते हुए भी रूप को अपने साथ बेंगलोर ले आता है, ये सोचकर कि यहाँ आने के बाद रूप को सबके सामने इतना बेइज्जत करूँगा कि वो खुद उससे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। बस मन में यही सोचकर अभय रूप को मानसिक प्रताड़ना देना शुरू किया। बार बार उसके अनपढ़ गंवार होने का ताना दिया करता था, तो कभी उसे अपने दोस्तों के सामने नाटी बौनी कहकर उसका मजाक बनाया करता था, जिसे सुनकर रूप अंदर से आहत हो जाती थी, पर हिम्मत नहीं हारती, क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था। इस तरह देखते देखते 6 माह गुजर गए, पर रूप अब तक अभय का दिल नहीं जीत पाई थी। वैसे देखने में रूप बहुत ही सुंदर थी, पर कमी थी तो उसकी लंबाई में, इसलिए हर बार उसे अपमानित होना पड़ता था। पर एक बार अभय अपने काम को लेकर काफ़ी परेशान था, जिसकी वजह से उसे अपने बॉस से बार बार डांट खाना पड़ रहा था, जिसे सुनकर रूप को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उसने अभय को अपना एक सजेशन दिया, जिसे सुनकर पहले तो अभय काफ़ी गुस्सा हो गया और उसे अनपढ़ गंवार देहाती कहकर डांट दिया। पर जब उसने अपने बॉस को सुनाया तो बॉस काफ़ी इम्प्रेस हो गए, क्योंकि उस सुझाव से बॉस को लाखों का प्रॉफिट हो गया था। आज उसी अनपढ़ गंवार देहाती रूप की वजह से अभय की इतनी प्रशंसा हो रही थी, जिसे सुनकर अभय को एहसास हुआ कि रूप सच में समझदार है। इसलिए घर आते ही रूप को कहता है, आई कांट बिलीव दिस रूप, तुमने जो सजेस्ट किया था वो आइडिया बॉस को बहुत पसंद आया और इससे बॉस को लाखों का फ़ायदा हुआ है। पर तुमने ये कैसे सोचा रूप? और तुमने मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ी कैसे? वो तो इंग्लिश में लिखे हुए हैं और तुम्हें तो इंग्लिश आती ही नहीं है। और जहाँ तक मुझे बताया गया था कि तुम सिर्फ 10वीं पास हो। अभय की बात सुनकर रूप कहती है, जी मैं कोई 8वीं या 10वीं पास नहीं हूँ, बल्कि मैंने एमए किया है, वो भी इंग्लिश में। और मैंने दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे इन सब चीज़ों की जानकारी है। रूप की बात सुनकर अभय अचरज में पड़ जाता है और कुछ देर बाद कहता है, तो तुमने आज तक ये बताया क्यों नहीं? और तुमने ये सब किया कैसे? उत्सुकता से रूप को देखते हुए अभय कहता है। तब रूप कहती है, जी आपने कभी कहने का और बताने का मौका ही नहीं दिया, तो मैं कैसे कहती? और ये बात मेरे घर वाले को नहीं पता है, सिर्फ मेरी बहनों को ही पता है कि मैं दिल्ली में जॉब करती थी। दरअसल मेरे बाबूजी बहुत आत्मसम्मानी व्यक्ति हैं। वे कभी नहीं चाहते थे कि उनके रहते उनकी बेटियां काम करें। उन्हें बेटियों के जॉब करने से ऐतराज़ था, इसलिए मैंने घर में माँ बाबूजी को नहीं बताया। उन्हें तो इतना ही पता था कि मैं अपनी बुआ के यहाँ दिल्ली में रहने आई हूँ बस। रही बात एमए की, तो मैंने डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से एमए किया, क्योंकि हमारे गांव में आगे पढ़ने की सुविधा नहीं थी और वैसे भी हाइट कम होने की वजह से शादी तो हो नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा ही कर लूँ। अब तक रूप के मुंह से सच्चाई सुनकर अभय पल भर के लिए अचंभित रह गया। फिर वो कहता है, मैं तो अब तक यही सोच रहा था कि मैं शादी करके फंस गया, बर्बाद हो गया। और अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो? और तुमने ये सब किया कैसे? उत्सुकता से रूप को देखते हुए अभय कहता है, जी मैं कोई 8वीं या 10वीं पास नहीं हूँ, बल्कि मैंने दिल्ली में जॉब कर चुकी हूँ। इसलिए मुझे इन सब चीज़ों की जानकारी है।
वो भी एक ऐसी अनपढ़ गंवार लड़की से जिसे सिर्फ घूंघट और सबके सामने हाजी नाजी करने में के अलावा कुछ नहीं आता है। मैं तो अपनी किस्मत को कोस रहा था कि तुम जैसी लड़की के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे बिताऊंगा। इतने दिनों से मैं वही सोच सोचकर परेशान था, यहाँ तक कि मेरा रातों की नींद और दिन का चैन छीन चुका था। एक तो मुझे तुमसे ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ी, ऊपर से तुम्हारा ये गंवारपन। ओह गॉड, पर आज तुम्हारा असली चेहरा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है रूप। तुम तो बिल्कुल मेरे सोच जैसी निकली रूप। ऐसा कहकर अभय रूप को बाहों में खींचकर अपने आगोश में ले लेता है और अपनी उंगलियों के से रूप के लटों को कान के पीछे करते हुए कहता है, हाँ हाइट जरूर थोड़ी कम है, पर कोई नहीं, वो मैनेज हो जाएगा, जैसे अमित जी जया बच्चन जी के साथ मैनेज कर रहे हैं वैसे ही मैं भी कर लूँगा। पर अब मुझे एक और बात बताओ रू, अपने इस छोटे से दिल में तुमने और क्या क्या छुपा कर रखा है? अच्छा चलो अब ये भी बता दो कि सिगरेट का कश लगाना कहाँ से सीखा तुमने? क्योंकि जिस हिसाब से तुमने उस दिन सिगरेट अपने हाथों में पकड़कर कस लगा रही थी, उससे तो यही लग रहा था मानो तुमने कई दफ़ा सिगरेट से अपने दिल को जलाया है। पता नहीं, जैसे जैसे रूप के एक एक राज खुल रहे थे वैसे वैसे अभय की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी रूप के बारे में और जानने की। इतनी उत्सुकता देखकर रूप अभय के आगोश से निकलकर अंदर रसोई में चली जाती है। पीछे पीछे अभय भी जाता है और रूप का हाथ थामकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर रूप कहती है, सब्र कीजिए जी, सब कुछ धीरे धीरे पता चल जाएगा। कल तक तो आप मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे, पर आज बाहों में पकड़ कर रखा है क्यों जी? मॉडर्न पढ़ी लिखी पत्नी दिखी इसलिए या गंवार पत्नी से पीछा छूटा इसलिए? रूप के ऐसा कहने पर अभय कहता है, रूप हमारी शादी जिस परिस्थितियों में हुई है वैसे तो कोई भी लड़का स्वीकार नहीं कर पाता। अगर मेरी जगह तुम रहती तो क्या तुम मुझे ऐसे स्वीकार कर लेती? नहीं ना, क्योंकि हर लड़का या हर लड़की अपने हमसफ़र के लिए एक सपना सजा कर रखता है। वो अपने अनुरूप ही अपना जीवन साथी पाना चाहता है, जो उसके लायक हो, जो हर कदम पर उसका साथ दे, जैसा तुमने कर दिखाया रूप मुझे उचित सलाह देकर। सोचो अगर तुम सच में अनपढ़ गंवार होती तो हमारा आने वाला जीवन कितना कठिन होता। हर कुछ मुझे देखना पड़ता और समझना पड़ता। इसलिए तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं रिश्ता हमेशा बराबरी में करना चाहिए, ताकि आने वाले कल में एक दूसरे को संभाल सकें। अभय के मुँह से यथार्थ सुनकर रूप कहती है, सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मेरे परिवार वालों और मेरी वजह से आपको बहुत कुछ सहना पड़ा। मैं नहीं चाहती थी कि हमारी शादी ऐसे हो, पर शायद किस्मत को यही मंजूर था। माना हमने आपके साथ गलत किया, पर मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके और आपके परिवार के मान सम्मान के लिए हमेशा सबके विचारों पर खरी उतरूँगी। आप सच में धन्य हैं। आपकी जगह पर कोई और रहता तो शायद मुझे कभी नहीं अपनाता, पर आपने देर ही सही पर अपनी पत्नी तो स्वीकारा मुझे। ऐसा कहते कहते रूप की आंखें भर आती है, जिसे देखकर अभय भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और रूप को सीने से लगा लेता है। फिर रूप को गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है और कहता है, सही मायने में आज हमारी शादी हुई है और आज हमारी पहली सुहागरात भी है, और कल हम अपने शहर यानी तुम्हारे ससुराल चलेंगे माँ बाबूजी का आशीर्वाद लेने। प्रिय दोस्तों, ज़बरदस्ती शादी या जबरन विवाह करना गलत है, पर आज से कई साल पहले ऐसा बिहार के कई गांवों में होता था,
जहाँ बेटियों के मजबूर माता पिता बेटियों की ऐसी ही शादी करवाते थे ताकि दहेज का बोझ कम हो जाए। और शायद इस तरह की शादियों का जिम्मेदार कहीं न कहीं एक लड़के का पिता ही था, जो अपने बेटों की बोलियां सरे बाजार लगाया करते थे, जिस पर हर बेटी का बाप खरा नहीं उतर पाता था और नतीजन जबरन शादी की जाती थी। देर सवेर इस शादी को स्वीकार भी कर लिया जाता था।